Assalamu alaikum dear student. Today we are going to discuss our lecture 5 of CS 507 effects of changes in environment. मतलब environment में जो changes आती है वो किस तरह affect करती है. Obviously हम जो 2-3 lectures organizations की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे यही बात करेंगे कि कौन से elements हैं. मतलब obviously environment में कुछ elements हैं जो बिजनेस पे इफेक्ट करते हैं, क्योंकि बिजनेस अकेले तो कहीं काम नहीं करती ना, बिजनेस हमेशा एनवायरनमेंट में ही काम करती है ना, तो इसलिए वो एलिमेंट्स उनको इफेक्ट करते हैं. वो कह रहे हैं डिफाइन ऑल द एलिमेंट्स दैट एग्जिस्ट आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द बिजनेस एंड हैव द पोटेंशियल टू इफेक्ट ऑल और पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब जो एलिमेंट्स जो एग्जिस्ट करते हैं बिजनेस के आसपास, उनके पास ये पोटेंशियल होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के कुछ पार्ट्स को इफेक्ट कर सके. वो एलिमेंट्स कौन सा होता है? वो एलिमेंट्स लीगल हो सकते हैं, एथिक्स हो सकते हैं, इकोनॉमिक हो सकते हैं, वो सोशल हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी. एक एक करके हम इन एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले लीगल, मतलब लीगल एलिमेंट कैसे किसी बिजनेस को इफेक्ट कर सकते हैं. ऑब्वियसली आपको पता है कि हमारे गवर्नमेंट जो होती है वो कुछ रूल एंड पॉलिसीज़ बनाती है और हर बिजनेस को उसी रूल और पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग ही वर्क करना पड़ता है. ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट टैक्सेस को इंक्रीज और डिक्रीज करती है. चेंज इन टैरिफ रेट जो होती है वो भी इफेक्ट करते हैं ऑपरेशन के बिजनेस को. जब टैक्सेस ऊपर नीचे होते हैं तो वो भी बिजनेस को ऑपरेशन को इफेक्ट करते हैं. आगे कुछ लॉज इम्पोज किए गए हैं बिजनेस को रेगुलेट करने के. ऑब्वियसली हर अदारे को रेगुलेट करने के लिए कोई ना गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करती है, कुछ पॉलिसीज़ लेकर आती है. तो बिजनेस को रेगुलेट करने के लॉज इम्पोज किए, जिसमें कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 है. ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की रेगुलेशन है. इंपोर्ट आपको पता ही है कि जो भी आप बाहर से अपनी कंट्री में लेकर आते हैं सामान, वो इंपोर्ट होता है. एक्सपोर्ट वो होता है जो आप बाहर बेचते हैं. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी के लिए भी बनाई है एट द टाइम ऑफ एनुअल बजट. मतलब उन्होंने कोशिश की है कि कंट्री ने इनकरेज किया, मतलब इंपोर्ट पे क्या किया, लिविंग हाई ड्यूटीज़. इंपोर्ट गुड मतलब इंपोर्ट की गुड्स पे जो है टैक्सेस ज़्यादा रखे गए हैं, मतलब ज़्यादा उस पर अमाउंट रखी गई है. देखिए इंपोर्ट की जो जब आप बाहर से सामान लेते हैं उस पर इसलिए इंपोर्ट गुड्स पर ज़्यादा रखा जाता है ताकि लोग ज़्यादा सामान बाहर से ना खरीद सके. तो क्योंकि अगर हमारे लिए आसानी होगी बाहर से सामान लेने के लिए, तो क्या होगा कि लोकल मार्केट्स जो है उनको जो है लोकल मार्केट्स को उसका नुकसान होगा अगर इंपोर्ट गुड्स पे इतनी हाई टैक्सेस नहीं होंगे. तो इसलिए भी गवर्नमेंट जो होती है वो इम्पोर्टेड गुड्स पर थोड़े से टैक्सेस ज़्यादा रखती हैं. ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड एंड एग्रीमेंट भी जो है बनाया गया, जो नंबर ऑफ रीजनल एग्रीमेंट जो साइन किया गया यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान में, इसमें से एक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटरनेशनल जो है ना ट्रेड रेगुलेटर का एक अदारा है जो इंटरनेशनली जो ट्रेड्स होती हैं उनको रेगुलेट करता है. ठीक है, ये कंट्री का नाम है. इस कंट्री में 1994 के डिस्कशन में जो है इसको बनाया गया इस ऑर्गेनाइजेशन को. ठीक है, अब इसने क्या किया, इस ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्प की, क्योंकि वेरियस एग्रीमेंट इन्होंने क्या किया, हेल्प की, इन्होंने मदद की इसमें कि जो मेंबर कंट्रीज़ में एग्रीमेंट होते हैं, कोशिश की गई कि टैरिफ रेट को कम करें, मतलब टैक्सेस को कम किया जाए, इंपोर्ट पे जो टैक्सेस लगते हैं उनको कम किया जाए. ब्रिंगिंग डाउन प्रोटेक्टिव ट्रेड बैरियर्स. ट्रेड बैरियर्स क्या होता है, हर जो मुल्क होता है वो कुछ ट्रेड बैरियर्स लगाती है. मतलब क्या करती है, टैक्सेस ज़्यादा कर देती है. ये लगा देती है कि आप इतना सामान लेके आ सकते हैं या इतना सामान भेज सकते हैं. ठीक है, तो उन्होंने कोशिश की कि इन ट्रेड बैरियर्स को भी थोड़ा कम करें, क्योंकि इससे आसानी होगी ना कंट्रीज़ को ट्रेड करने में. तो अपने प्रोडक्टिव बैरियर्स को वो कम किया उन्होंने. सेटिंग अप एंटी डमिंग प्रोसीजर. डमिंग क्या होता है कि कंट्री क्या करती है, कुछ कंट्रीज अपने प्राइस को, डमिंग एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कंट्रीज अपने प्राइस को लो कर देती हैं, मतलब जो उसकी असल प्राइस है उससे भी कम कर देती हैं. तो ये इस ओबियसली इससे कंट्री को डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज हैं उनको मतलब नुकसान होता है इस बात का. तो कुछ ऐसी पॉलिसी भी लाकर जिसे एंटी डमिंग प्रोसीजर किया गया ताकि ये प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, डमिंग का मसला ना हो. सेटलमेंट मेथड, जो ट्रेड करते हुए और डिफरेंट जो कंट्रीज हैं उनमें मसला होता है उनको भी सेटल किया गया, उनके इश्यूज़ को भी सोल्व किया गया. ठीक है, लेकिन ये जो है ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ में फेल होगी टू अचीव एनी हेडविन है गेटिंग नंबर ऑफ कंट्रीज टू एलिमिनेट सब्सिडीज़. मतलब गवर्नमेंट से सब्सिडीज़ नहीं मिली, फाइनेंशियल एडवांटेजेस नहीं मिल पाए. ठीक है, इसकी वजह से करंटली जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को इस वक्त जो है थ्रेट ऑफ फेलियर का सामना करना पड़ रहा है. ठीक है, देखिए WTO ट्रेड एंड सर्विसेज एग्रीमेंट इफेक्टिवली इसने रिप्लेस किया था कि एग्रीमेंट था जिसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड टैरिफ, उसको भी रिप्लेस कर दिया. मतलब इसने काफ़ी अच्छा काम किया है. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने मैंने पढ़ा दिया कि क्या क्या करने में काम हुई है, सारे मैंने आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया. इस टॉपिक थोड़ा सा क्रिटिकल था तो मैंने सोचा इसे थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ. ठीक है, उसके बाद एक लॉ है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो होते हैं साउथ एशियन कंट्रीज़ के दरमियान बना था. जैसे हमारी कंट्रीज़ है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल. तो साउथ एशियन कंट्रीज़ जो हैं इनके दरमियान बना था 7 साउथ एशियन कंट्रीज से शायद. ठीक है, सार का एक एग्रीमेंट बना था. ठीक है, इसका हुआ था 1 जनवरी 2006 से स्टार्ट हुआ था. इसका एम ये था कि हमारे दरमियान जो ट्रेड होती है उस पर टैक्सेस को थोड़ा कम कर दे, विद द एम ऑफ रिड्यूसिंग टैरिस को कम करने के लिए जो है ये बनाया गया था.
ठीक है। इसके बाद इकोनॉमिक, देखें इकोनॉमिक्स आती है किसी कंपनी में क्या सलाहियत है, कितनी चीज़ें गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस करने की, माशी सूरत हाल जो होती है, ठीक है। ऑब्वियसली ये सारा भी जो है अफेक्ट करता है बिजनेस को। डेवलपमेंट एक इकोनॉमिक कंट्री में बिजनेस के एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है, ठीक है। खास तौर पर किसी मुल्क में इन्फ्लेशन रेट मतलब जो महंगाई होती है, ठीक है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये भी ऑब्वियसली एक इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री का, इन्फ्लेशन रेट, तो ये भी इफेक्ट करती है, ठीक है। बैंक का इंटरेस्ट रेट, और उसके बाद किसी भी कंपनी में कितना कैपिटल मौजूद है, कितनी मनी मौजूद है, ठीक है, और कितनी उनके पास मनी मौजूद है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। मतलब एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जिन्होंने अपना न्यू सेटअप, अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करना होता है, गवर्नमेंट उनकी कितनी हेल्प कर सकती है। इसके बाद यहाँ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स क्या होते हैं, बिटवीन टू करेंसीज के दरमियान होता है स्पेसिफाई हाउ मच वन करेंसी इज वर्थ इन टर्म्स ऑफ द अदर। मतलब एक जो कंट्री की करेंसी है वो दूसरी कंट्री में उसकी क्या वर्थ है, उसकी क्या अहमियत है, तो ये इसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसका तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इसने एग्जांपल भी दिया, इसको फॉरेन एक्सचेंज रेट भी कहते हैं और एफएक्स रेट भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये भी देखना होता है कि उस मुल्क में लोगों की स्पेंडिंग का बिहेवियर क्या, मतलब लोग कंज्यूमर जो है वो कितना खर्च करते हैं उस मुल्क के अंदर, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, ये सारे इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक में आया। उसके बाद है सोशल देखें, अब बिजनेस को इफेक्ट सबसे ज़्यादा यही करेगी ना कि सोशल चेंज, डेमोग्राफिक एंड सोशल नीड्स, लोगों की सोशल नीड्स जैसे जैसे बदलेगी तो वो बिजनेस पे कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी। अब डेमोग्राफी क्या होती है, एक स्टडी है पॉपुलेशन की एज, जेंडर, नीड्स के हवाले से, ठीक है, एज, जेंडर और इनकी इनकम के हवाले से जो होती है, मतलब कैसे कैसे लोगों की नीड बदलेगी वैसे वैसे बिजनेस को भी खुद को बदलना पड़ता है, ठीक हो गया। अभी वही सारा कुछ लिखा है सोशल के अंदर, एज कंपोजिशन को देखना पड़ता है, सोशल के अंदर जो आपको जेंडर देखने पड़ते हैं, ऑक्यूपेशंस क्या हैं लोगों के, चेंजिंग एटीट्यूड्स क्या हैं लोगों के, परसेप्शंस क्या हैं, इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि ये सब भी क्योंकि जैसे जैसे लोगों की परसेप्शंस बदलेंगी तो बिजनेस को कहीं ना कहीं ये चीज़ इफेक्ट करेगी, ठीक हो गया। टेक्नोलॉजिकल, आपको पता है वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ती जा रही है। रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द इंटरनेट आल्सो प्लेस फॉर, क्योंकि जब से इंटरनेट आया तो जो बिज़नेस का तरीक़ेकार है वो बिल्कुल ही बदल चुका है, तो ये भी जो है उसे इफेक्ट कर सकती है, ठीक है। क्योंकि आजकल लोगों को ध्यान करना पड़ता है कि टू प्रोड्यूस, क्योंकि लोगों की जो है दिन ब दिन नीड बदलती जा रही है, तो उनके अकॉर्डिंग डिज़ायर प्रोडक्ट प्रोवाइड करना पड़ता है, वो भी अच्छी क्वालिटी के साथ। और ओबियसली आजकल इस तरह की टेक्नोलॉजी ज़्यादा पसंद की जा रही है जो जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं, लोगों की ज़रूरत पूरी करती हैं। अब चैलेंजेस क्या है, अब यहाँ पे ये भी पढ़ना पड़ेगा कि चैलेंजेस मतलब एक बिजनेस को क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है आजकल, ठीक है। अब चैलेंजेस क्या है, कंपटीशन। अब चैलेंज ये है कि चीपर प्रोडक्शन करें वो लोग अपनी जो होती है कंपटीटर के लिहाज से, चीपर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो चैलेंज है किसी भी कंपनी के सर्वाइवल के लिए, ठीक है। आगे चेंजिंग वर्कफोर्स, जैसे क्योंकि स्किल पर्सनस की कमी हो रही है, तो ये भी जो है मार्केट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक चैलेंज है, ठीक है। एनहेंस्ड कस्टमर क्वालिटी, कस्टमर का एटीट्यूड बदल रहा है, तो कस्टमर फॉर द एनहेंसमेंट ऑफ कस्टमर क्वालिटी के लिए बहुत सी इनोवेशंस करनी पड़ी है, विदाउट स्पेंडिंग कस्टमर सर्विसेज देनी पड़ी है, कस्टमर की हेल्प करनी पड़ रही है, ठीक हो गया। तो ज़्यादा क्वालिटी, ये भी एक चैलेंज है। टेक्नोलॉजी ऑप्शनल, मतलब टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एक आपको पता है जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है तो पुरानी वाली ख़त्म होती है, तो ये भी एक चैलेंज है उनके लिए, ठीक हो गया। कंसिक्वेंटली इन्फॉर्मेशन विच रिलाइज ऑन ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजीज बिकम इन, ऑब्वियसली जो पुरानी टेक्नोलॉजीज में इन्फॉर्मेशन थी वो भी इनएक्सेसिबल हो गई है ऑब्वियसली, क्योंकि दिन ब दिन रोज़ कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है और एक टेक्नोलॉजी खत्म होने के करीब हो जाती है, ठीक हो गया। ये भी एक चैलेंज है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो गई है लोगों में, कहते हैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने की वजह से भी बिज़नेस को ऑपरेट करने में डिफ़िकल्टी आ रही है उनके लिए, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। कि लोगों के पास इन्फॉर्मेशन बहुत है, ठीक है, हर किस्म की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन इज टेकिंग दिस सीमलेसली अनमैनेजेबल फ्लड ऑफ डाटा है, और इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हेल्प करी बहुत सी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में, फील्ड जैसे कि मेडिसिन, जेनेटिक्स, केमिस्ट्री। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, थोड़ा सी लेंथी टॉपिक है, लेंथी चैप्टर सॉरी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, देखिए कोई भी कंपनी जो ऑपरेट कर रही है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि वो सिर्फ अपने कस्टमर मतलब अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए प्रॉफिट ना बनाए, वो अपनी सप्लायर्स का ध्यान भी करे, अपनी कम्युनिटी का भी ध्यान करे, अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान भी करे, अपने कस्टमर्स का भी ध्यान करे, मतलब उनकी वेलबींग के लिए भी कुछ करे, ठीक है। द कंटिन्यूइंग कमिटमेंट बाय बिजनेस टू बिहेव एथिकली एंड कंट्रीब्यूट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब उनका कमिटमेंट होकर वो सिर्फ एथिकली बिहेव नहीं करेंगे बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प करेंगे। कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाएंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द वर्क फोर्स, उनकी फैमिलीज़ को, लोकल कम्युनिटी और सोसाइटी का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे कि चैरिटी में भी हिस्सा डालेंगे, लेबर प्रैक्टिसेस को भी इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ये होती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपने पढ़ लेना है, थोड़ा सा एक टर्म ही है छोटी सी, ठीक है, तो ये लिखी हुई है। उसके बाद एथिक्स, ऑब्वियसली एथिक्स भी जो है बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इट इज़ एम्प्लॉयमेंट इंपॉर्टेंटली द एम्प्लॉय कंडक्ट एंड बिहेवियर द कॉर्पोरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी टर्म एथिकली होना चाहिए, मतलब अपने तमाम काम में बिजनेस को एथिक्स के साथ काम करना चाहिए, अपनी इमेज में, प्रोडक्ट ब्रांडिंग में बिजनेस प्रैक्टिसेस अच्छी होनी चाहिए, कंपाइलर नॉट ओनली नेशनल रीजन बट आल्सो इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग जो एथिकली बिहेव करना चाहिए।
तो ये तकरीबन कुछ कंपोनेंट्स थे जो हमने सारे पढ़े हैं कि वो जो है अफेक्ट करते हैं, चाहे वो लीगल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक फैक्टर्स हों, एथिक्स हों। तो ये सारे कहीं ना कहीं किसी भी बिजनेस जो एक काम कर रहा होता है एक इन्वायरमेंट में उसको अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।